नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत पर तुर्क आक्रमण अर्थात महमूद गजनवी के आक्रमण। ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था, मुझसे ये छूट गया था। तो इससे पहले का जो टॉपिक है मतलब कि महमूद गजनवी के पहले अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उससे पहले राजपूतों का इतिहास, और महमूद गजनवी के बाद जो अपने मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो ये सारा कुछ जो है ना कवर हो चुका है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे सिवाय इसके। अब आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जो नोट्स बना रहे थे तो उन्होंने काफ़ी मुझसे कहा कि सर ये वाला टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो अब इसको मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। भारत पर तुर्क आक्रमण अथवा महमूद गजनवी के आक्रमण। देखो, इससे पहले भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, मतलब कि तुर्कों के पहले, तो वो अरबों द्वारा किया गया था, अरबों द्वारा। तो वो क्या अरब आक्रमण कहलाएगा। जो अपने मोहम्मद बिन कासिम थे, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, तो वो अरब था, इसी कारण उसको अरब आक्रमणकारी बोलेंगे। और भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी तो वो वही था, मोहम्मद बिन कासिम। वहीं तुर्कों की बात करें तो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण लगभग 10वीं शताब्दी के अंतिम समय में शुरू किया था, या फिर 11वीं शताब्दी के शुरुआती समय मान सकते हैं, लेकिन इसको 10वीं शताब्दी के अंतिम समय कहना ज़्यादा उचित होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी था, किस प्रकार से उसके आक्रमण हुए, और उससे पहले के शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था या नहीं किया था, ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये तुर्क कौन थे। तुर्क कौन थे? तो देखो, जो तुर्क थे ना, ये शुरुआत में बड़े ही बर्बर किस्म के लोग हुआ करते थे। बर्बर खूंखार लुटेरे थे, लूटपाट करके अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। मतलब कि जो भी मध्य एशिया में राज्य वाज्य थे, जो भी नगर गांव जो होता था, उसमें लूटपाट करते थे। जो भी धन संपत्ति मिलती थी उससे अपना गुजर बसर करते थे। धीरे धीरे क्या होने लगा कि मध्य एशिया के जो राज्य थे ना, जो राजे शासक वासक जो भी रहे होंगे, तो वो लोग जो हैं इन तुर्कों को अपना गुलाम बनाने लगे और उनको कन्वर्ट करने लगे। जो तुर्क थे ये पहले प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। वहीं कुछ तुर्कों के संबंध में कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म के उपासक थे, और बाद में ये मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए। तो ये मध्य एशिया के शासकों द्वारा इनको अपना गुलाम बनाया जाने लगा। तो ऐसा ही एक गुलाम था जिसका नाम है अल्पतगिन। अल्पतगिन ये एक गुलाम था, एक दास था, और ये काफ़ी योग्य था। तो ये एक सेनापति के रूप में उभर करके सामने आ जाता है, मतलब कि एक सैन्य अधिकारी के रूप में इसकी नियुक्ति होती है, काफ़ी योग्य था। तो ये किसका गुलाम था? तो देखो, जो आज का जो ईरान है ना, ईरान खुरासान, तो उस क्षेत्र में सामानी वंश के शासक शासन किया करते थे। और सामानी वंश के जो शासक थे ना, ये तुर्कों से बड़े परेशान थे, क्योंकि तुर्क इनके राज्य पर अटैक करते थे। तो धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे, तुर्कों को पकड़ पकड़ करके अपना गुलाम बनाने लगे। उन्हीं में से एक अल्पतगिन भी था। अल्पतगिन, इसका मालिक कौन था? तो नाम मिलता है उसका अब्दुल मलिक, जो कि सामानी वंश का शासक था। तो जो अल्पतगिन था ना, ये मौके का फायदा उठाता है। जब इसको लगता है कि जो सामानी वंश का शासक है अब्दुल मलिक अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पा रहा है, उतना योग्य है नहीं, तो अल्पतगिन क्या करता है, इसी के राज्य में जहां पर इसकी पोस्टिंग होती है वहां पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है और अपनी राजधानी बनाता है। किसको? गजना अथवा गजनी को। गजना अथवा गजनी नामक स्थान को अपनी राजधानी बना लेता है। उस समय सामानी वंश भी था, लेकिन कुछ समय बाद सामानी वंश का पतन हो जाता है और जो अल्पतगिन है अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने लगता है, बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना प्रसार कर लेता है, एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ जाता है। कौन? अल्पतगिन। तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? गजना अथवा गजनी। कहां पर है गजनी? वो आमिर खान का फिल्म गजनी वो नहीं, वो दूसरा है। गजनी अफगानिस्तान में एक स्थान का नाम है, जो काबुल है ना उससे थोड़ी दूरी पर ही स्थित है गजनी। तो उसको अल्पतगिन ने अपनी राजधानी बनाई। तो अल्पतगिन का नाम क्यों याद रखना है? तुर्क सत्ता, मतलब कि प्रथम तुर्क जिसने स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना की वो अल्पतगिन था। सामानी वंश के शासकों का ये गुलाम था। इसका मालिक अब्दुल मलिक था। इसने अपनी राजधानी गजना अथवा गजनी को बनाया। और जो तुर्क थे पहले प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। तो अल्पतगिन से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अल्पतगिन का एक गुलाम था, मतलब अल्पतगिन वो खुद एक गुलाम था, बाद में वो स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। तो अल्पतगिन का भी एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगिन। तो
अल्पतगिन के बाद यही सुबुक्तगिन अगला शासक हुआ गजनी का। तो ये 977 से 997 ईस्वी तक इसने शासन किया सुबुक्तगिन ने। अब ये अल्पतगिन का दास तो था ही था, साथ ही साथ अल्पतगिन का दामाद भी था। मतलब जो सुबुक्तगिन है वो भी बड़ा योग्य रहा होगा, अल्पतगिन को लगा होगा यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बढ़िया मतलब योग्य है, तो इसको अपनी बेटी से विवाह कर देते हैं। तो दास और दामाद दोनों था। कई सारी पुस्तकों में ना सुबुक्तगिन को अल्पतगिन का बेटा बता दिया जाता है, जो कि गलत है, तो ध्यान रखना। तो बात करते हैं अब सुबुक्तगिन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से इसको देखिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कभी भी पूछे आपको लगाना है सुबुक्तगिन। अधिकतर बच्चे क्या लगा के आ जाते हैं, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी तुर्क था, लेकिन पहला तुर्क नहीं था जिसने भारत पर आक्रमण किया। पहला तुर्क कौन था, सुबुक्तगिन था। वहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो तो मोहम्मद बिन कासिम था। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो तुर्क तो नहीं था ना, तुर्क नहीं था, वो अरब था, अरब से आया था। अगर प्रथम अरब पूछे या प्रथम मुस्लिम शासक पूछे, वहां आपको लगाना है मोहम्मद बिन कासिम। वहीं अगर पूछे कि प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, वहां आपको लगाना है सुबुक्तगिन। दूसरे नंबर पर आता है महमूद गजनवी। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस प्रकार से सुबुक्तगिन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए, जिस समय अल्पतगिन हो गया, सुबुक्तगिन हो गया, गजनी पर शासन कर रहे थे ना, मैंने बताया कि गजनी अपने अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान जो है किसी समय में भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारत का अंग हुआ करता था। जो अपने मौर्य शासक थे, मतलब हमारा जो मौर्य साम्राज्य था प्राचीन समय में, उसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक जाती थी। अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र मौर्यों के अधीन था। लेकिन क्या हो गया, जब अरबों का आक्रमण हुआ ना, तो अफगानिस्तान का कई सारा भाग मुस्लिमों के अधिकार में चला गया, ईरानियों के अधिकार में चला गया। लेकिन अफगानिस्तान का जो पूर्वी भाग है, काबुल वाला जो क्षेत्र है, वो सब अभी भी हिंदू शासकों के अधिकार में था। तो भारत का जो पश्चिमी सीमांत प्रांत था, आज का जो पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है, उधर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, तो उस तरफ जो है ना हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल शासन करते थे। कब, जिस समय अल्पतगिन सुबुक्तगिन ये लोग शासन कर रहे थे। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, अपना पंजाब उंजाब वाला क्षेत्र, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, वो सब में जो है हिंदू शाही वंश के शासक शासन करते थे। शासक का नाम याद रखना है, जयपाल। अब देखिए, जो तुर्कों का जो साम्राज्य है और हिंदू शाही राजवंश का जो राज्य है, दोनों की सीमाएं लगभग एक दूसरे को स्पर्श करती थी, मतलब अड़ोसी पड़ोसी थे। अब जो अल्पतगिन है, सुबुक्तगिन है, ये लोग निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। तो इस चीज से ये जो जयपाल है, हिंदू शाही राजवंश का शासक, ये डरने लगा कि भाई ये लोग अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, हो सकता है कल को हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। तो ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण करें उससे पहले हम ही इनके ऊपर आक्रमण कर दे। तो क्या करता है जयपाल, 974 से 977 के बीच में गजनी पर आक्रमण कर देता है। कौन, जयपाल। अपने बेटे के नेतृत्व में इसने एक सेना भेज दी गजनी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सुबुक्तगिन, जो कि इस समय शासक नहीं बना था, वो तो 977 में शासक बना ना, तो यहाँ पर सुबुक्तगिन क्या करता है, जयपाल के बेटे की सेना को तहस नहस कर देता है। मतलब हार का सामना करना पड़ता है, किसको, जयपाल को। तो ध्यान रखेंगे, 974-77 में जयपाल की सेना का सामना किसने किया था, तो सुबुक्तगिन ने किया था, जो कि उस समय राजा नहीं बना था। ध्यान रखेंगे। अब हो गया ये चीज, जयपाल हार गया। अब जयपाल भी अपने घर वापस आ जाता होगा, मतलब उसका बेटा चुप बैठ जाता है। इधर 977 में सुबुक्तगिन, ये जो है गजनी का शासक बन गया। अब सुबुक्तगिन भी जो है अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाने लगा, मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा। अब जयपाल फिर से डर गया, भाई ये शासक भी तो बड़ा शक्तिशाली है, अब क्या किया जाए। तो जयपाल क्या करता है, लगभग 986 में खुद एक विशाल सेना लेकर के गजनी के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में भयंकर तूफान वगैरह आता है और इसकी सेना जो है ना नष्ट हो जाती है। जो बची कुछ सेना गजनी पहुंचती है तो वो लड़ने के काबिल नहीं होती है। तो मजबूरन जयपाल को सुबुक्तगिन के साथ संधि करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी जयपाल को हार का सामना करना पड़ा एक तरह से, क्योंकि संधि हो गई ना। अब जो जयपाल है वापस अपने घर आता है और फिर बोलता है कि मैं इस संधि को नहीं मानता, मतलब घर में आकर के वो शेर बन जाता है, अपनी संधि
संधि को मानने से इनकार कर देता है। अब यहाँ पर सुबुक्तगिन का दिमाग खराब हो जाता है, उसको एक बहाना भी मिल जाता है भारत पर अटैक करने के लिए, और वो जो है एक विशाल सेना लेकर के जयपाल के ऊपर आक्रमण कर देता है। इसकी जो राजधानी थी ना, बैहिंद नामक स्थान पर इसकी राजधानी थी, ध्यान रखना बैहिंद करके एक स्थान का नाम मिलता है। तो सुबुक्तगिन इसके ऊपर आक्रमण कर देता है और जयपाल यहाँ हार जाता है। तो जो अपने सुबुक्तगिन था ना, उसने लगभग 986-87 में आक्रमण किया था। तो यही भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण था। पहले 2 बार जयपाल ने आक्रमण किया, कहाँ पर, गजनी। उसके बाद फिर जो सुबुक्तगिन है उसने भारत पर आक्रमण किया। तो सुबुक्तगिन पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया, मतलब प्रथम तुर्क जिसने भारत पर आक्रमण किया। किसके विरुद्ध? तो जयपाल के विरुद्ध। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक चीज मैंने बताया कि जो सुबुक्तगिन था वो अल्पतगिन का दास था, उसका दामाद था। तो अल्पतगिन के बाद उसके बेटे लोग शासक क्यों नहीं बने? देखो, बने, लेकिन वो लोग उतने योग्य थे नहीं। तो जो सुबुक्तगिन था ना, उनको रास्ते से हटा देता है और खुद शासक बन जाता है। दामाद तो था ही था, तो मतलब एक तरह से रिश्तेदार था। तो 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन की भी मृत्यु हो जाती है। अब क्या था कि जो सुबुक्तगिन है ना, उसने अपने जीवन काल में ही अपने बड़े पुत्र, जिसका नाम था इस्माइल, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो ये इस्माइल, तो इसको उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन जो इस्माइल था ना, वो बस इस्माइल करता रहता रहा, मतलब उतना योग्य था नहीं। तो सुबुक्तगिन का एक और बेटा था, इस्माइल का छोटा भाई था, जिसका नाम था महमूद। ये बड़ा योग्य व्यक्ति था, मतलब कि 1.5 होशियार था। तो ये जो है इस्माइल को रास्ते से हटा देता है और 998 ईस्वी में खुद गजनी का शासक बन जाता है। तो अपना जो महमूद गजनवी 998 में शासक बना था। कई सारे पुस्तकों में आपको 997 दिया हुआ मिलता होगा, कई सारे पुस्तकों में ये वाला डेट दिया हुआ होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 997 में डेथ हुआ था किसका? सुबुक्तगिन का। इस्माइल थोड़े समय के लिए शासक बना, गद्दी पर बैठा, फिर महमूद ने उसको हटा दिया। तो 997-98 ये सही है। वैसे ये वाला जो 98 है ना, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। तो सुबुक्तगिन, उसके बाद इस्माइल, फिर महमूद, जो कि आगे चल करके महमूद गजनवी के नाम से जाना गया। अब हम लोग पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। हालांकि इससे पहले वाली चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो महमूद गजनवी, जो कि 998 में गजनी का शासक बना, 1030 ईस्वी तक इसने शासन किया था, और इस बीच इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महमूद गजनवी का मतलब कब गद्दी पर बैठा, कब से कब तक शासक बना, कितनी बार उसने भारत पर आक्रमण किया, ये सारा कुछ। तो जो महमूद गजनवी था, शासक बनने से पहले खुरासान का प्रशासक था। मतलब अपने पिता के शासनकाल में खुरासान नामक स्थान का ये उपराजा था, या राज्यपाल था, या गवर्नर था, जो भी बोलो, वहां पर ये प्रशासक के रूप में नियुक्त था। आगे बढ़ते हैं। शासक बनने के पश्चात महमूद गजनवी ने यामीन उद दौला, यामीनुल्लाह और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तीनों उपाधियां आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुल्तान। कहा जाता है कि महमूद गजनवी इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो सब सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था। तो ये जो उपाधियां हैं ना, इसको खलीफा द्वारा दी गई थी। खलीफा जो कि मुस्लिम सत्ता का जो मतलब कि मुस्लिमों में क्या होता है, जो खलीफा ईश्वर के बाद धरती में ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, तो वही खलीफा कहलाता है। और वो जो है ना, शासकों को उपाधियां देना, मान्यता देने का काम करता है। तो ध्यान रखेंगे, खलीफा के द्वारा इसको जो है ये सब उपाधियां दी गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था, जब खलीफा ने इसको अपना क्या कहते हैं मान्यता दी शासक के रूप में, तो इसने खलीफा के सामने कसम खाया कि वो प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा, और उसी कसम को पूरा करने के लिए वो भारत पर आक्रमण करता था, ऐसा कहा जाता है। ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था।
अब आते हैं इसके आक्रमणों पर। तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है सर हेनरी इलियट। सर हेनरी इलियट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और सभी आक्रमण सन 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक हुए थे। तो ये जो 17 बार आक्रमण हुआ था ये किसने बोला है? तो सर हेनरी इलियट। देखो, जो महमूद गजनवी है उसने भारत में कई बार आक्रमण किया था, लेकिन कितनी बार आक्रमण किया ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जो इतिहासकार है सर हेनरी इलियट, तो इसने जो है अपना शोध वगैरह किया होगा, कुछ खोज किया होगा, छानबीन किया होगा, तो उससे ये निष्कर्ष निकालता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो ध्यान रखेंगे। और ये सन भी बताता है कि 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य धन प्राप्त करना था। देखो, जो महमूद गजनवी था ना, बिल्कुल लुटेरा था। ये सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आया था। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो बोलते हैं कि महमूद गजनवी धर्म प्रचार के लिए भी भारत आया था, लेकिन उसमें इसका उतना कोई मतलब कि दिखाई नहीं देता है कि कहीं पर भी इसने जो है कोई मस्जिद बनवाई या लोगों को बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया। ये उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन धन मतलब कि इसने ऐसे ऐसे जगहों को लूटा जहां पर कोई राजा नहीं है, कोई किला नहीं है, कोई सैन्य छावनी नहीं है, तो वहां पर यह आक्रमण करता और वहां से लूटपाट करता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धनी नगर है, मतलब कि जहां काफी धनवान लोग रह रहे हैं, कोई प्राचीन मंदिर है जहां काफी पुराने समय से सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, तो वैसे जगहों पर यह आक्रमण करता, लूटपाट करता, जो भी मिलता अपने साथ लेकर के चल देता। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन दौलत ये अपने साथ लूट करके ले गया था। पैसा का बहुत भूखा था ये। तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही बोला जाता है कि धन प्राप्त करना चाहता था। सेकंड में हम रख सकते हैं कि हाँ, धर्म प्रचार भी इसका एक उद्देश्य रहा होगा। कुछ कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं। कभी भी महमूद गजनवी का भारत पर शासन करने का उद्देश्य नहीं रहा था। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि जो महमूद गजनवी है ना, उसने कभी भी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। वो जो है भारत में काफ़ी अंदर तक घुस आया था। जो कन्नौज है, ग्वालियर है, वहाँ तक इसने आक्रमण किए थे, लेकिन कभी भी यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने का उसने प्रयास नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कि उसने अपने यहाँ प्रशासक नियुक्त किए या फिर यहाँ के शासकों को नियंत्रित करने का कोशिश किया। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। हालांकि महमूद गजनवी ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कुछ हिस्सों पर अवश्य अधिकार कर लिया था। मतलब कि जो गजनी जो अफगानिस्तान में है, तो उसकी सीमा से लगे कुछ क्षेत्र जो आज के समय में पाकिस्तान में है, तो उन पर उसने अधिकार किया। लेकिन उससे जो अंदर वाला जो भाग है, भारत के अंदर वाला जो भाग है, उन क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया। अपने जो गजनी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो भारत की सीमा में पड़ते थे, उन पर थोड़े बहुत हिस्सों पर अधिकार किया। तो कभी मतलब ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो भारत पर शासन नहीं करना चाहता था, भारत में धर्म प्रचार भी नहीं करना चाहता था। वो जो है सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटना चाहता था। भारत जो कि काफ़ी धन संपन्न था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जो सर हेनरी इलियट है, उनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अब सभी 17 आक्रमण को पढ़ना मतलब उतना ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि सबके बारे में नहीं पूछता है और काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न भी है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग डेट दिया हुआ होता है और परीक्षा में सभी के बारे में पूछा भी नहीं जाता है। कुछ खास आक्रमण मतलब कि जो जिसने भारत को ज़्यादा प्रभावित किया, उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो हम लोग कुछ आक्रमणों को देखते हैं जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। पहला आक्रमण जो अक्सर पूछा ही जाता है, तो जो प्रथम आक्रमण था महमूद गजनवी का, वो 1000 और 1001 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर था। मतलब कि उसका जो गजनी था, मतलब अफगानिस्तान, तो उसके आसपास जो भी भारत की सीमा थी, तो वहाँ पर इसने आक्रमण किया और कुछ नगरों में जो भी नगर वगैरह रहे होंगे, तो वहाँ पर उसने लूटपाट किया। लेकिन इसको यहाँ कोई विशेष सफलता नहीं मिली, मतलब कि कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ नहीं लगा। एक तरह से इसको हम ट्रायल समझ सकते हैं कि मतलब उसको लगा होगा चलो देखते हैं क्या होता है। तो इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो जयपाल था। मतलब कि इस क्षेत्र पर जयपाल का शासन था। तो जयपाल के राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाया। दूसरा आक्रमण, तो महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण हुआ 1001 से 1002 के बीच में। तो ये आक्रमण
किसके विरुद्ध था? तो जयपाल के विरुद्ध था। जयपाल वही था जिसने सन 974 से लेकर के 977 के बीच में और उसके बाद 986-87 में गजनी पर आक्रमण किया था और इसको ही सुबुक्तगिन ने परास्त किया था। तो ये अभी तक शासन कर रहा था। तो इसी के समय में महमूद गजनवी भारत में प्रवेश करता है और जयपाल की जो राजधानी होती है ना बहिंद, उस पर अधिकार कर लेता है और लूटपाट भी करता है जैसा कि उसका उद्देश्य था। तो दूसरा आक्रमण जयपाल के विरुद्ध था। ध्यान रखेंगे, जयपाल किस वंश का शासक था? तो हिंदू शाही वंश का शासक था। देखो, जो हिंदू शाही वंश के शासक थे ना, इन्होंने तुर्कों को रोकने का काफ़ी कोशिश किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तो जो जयपाल है वो हार गया। तो इससे जयपाल को बड़ा आघात पहुंचता है कि यार मैं हार गया, मतलब क्या है, मतलब एक उसको लगता होगा कि पूरा किरकिरी हो गया। तो ये जो है आत्मदाह कर लेता है, मतलब इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मानसिक आघात पहुंच जाता होगा और सुसाइड कर लेता है आग में जलकर। अगला आक्रमण है इसका छठवां आक्रमण। देखो, पूरा 17 आक्रमण हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो इस बीच में ना मतलब तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, सीधा हम लोग देखते हैं छठवां आक्रमण। तो ये जो छठवां आक्रमण है ना, ये कब हुआ था? तो 1008-1009 ईस्वी में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो वही हिंदू शाही राजवंश के विरुद्ध। मतलब जो जयपाल था ना हिंदू शाही राजवंश का शासक, तो जयपाल ने तो सुसाइड कर लिया था, तो उसके बाद उसका बेटा आनंदपाल ये राजा था। तो इसके समय में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया इसके ऊपर और इसको भी यहाँ हार का सामना करना पड़ा। मतलब कि महमूद गजनवी जो है जीतता ही रहा। और महमूद गजनवी ने एक दुर्ग पर आक्रमण किया था जिसका नाम है नगरकोट। कई सारे पुस्तकों में ना ये जो नगरकोट है ना, हिमाचल प्रदेश में भी एक नगरकोट है, तो उसको समझ लिया जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश वाला नगरकोट है। लेकिन जो अपना जो महमूद गजनवी था ना, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं था। तो ये दूसरा नगरकोट है, ध्यान रखना। कई सारे पुस्तकों में हिमाचल प्रदेश वाला नगरकोट लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हिंदू शाही राजवंश लगभग समाप्त हो जाता है। आनंदपाल के बाद ना उसका बेटा, जिसका नाम क्या मिलता है, 1 मिनट में देखता हूँ इसका नाम। आनंदपाल का जो बेटा था, हाँ, त्रिलोचन दास, वो शासक बना। उसके साथ भी थोड़ा संघर्ष हुआ। उसके बाद भीम शासक हुआ और उसके बाद ये जो हिंदू शाही राजवंश है इसका अंत हो जाता है। तो हिंदू शाही राजवंशों ने तुर्कों को रोकने की कोशिश की लेकिन रोकने में असमर्थ रहे। और एक प्रकार से ये लोग जो है ना भारत के एकदम आखिरी छोर में थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, मतलब जहाँ भारत की सीमा समाप्त होती है। हालांकि पहले तो उससे भी आगे था अफगानिस्तान, जो कि चला गया था अपने अरबों के टाइम पर। तो हिंदू शाही राजवंश समाप्त हो जाता है। तो पहले तो जयपाल ने कोशिश की, उसके बाद उसके बेटे आनंदपाल ने, फिर त्रिलोचन दास, फिर भीम ने। आगे बढ़ते हैं 12वां आक्रमण। बीच में हुआ था 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, तो उसको नहीं देखेंगे, सीधा 12वां आक्रमण। ये कब हुआ था? तो 1018-19 ईस्वी में हुआ था 12वां आक्रमण। कहाँ हुआ था? तो बुलंदशहर। देखो, बुलंदशहर मतलब कहाँ पहुँच गया ये अपना महमूद गजनवी, तो बुलंदशहर तक ये पहुंच गया। अब यहाँ क्या होता है, बुलंदशहर, तो सबसे पहले तो जो महमूद गजनवी है वो बुलंदशहर पर आक्रमण करता है, वहाँ पर भयंकर तरीके से लूटपाट करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये कहाँ पहुँच जाता है? मथुरा, श्री कृष्ण जी की नगरी, और वहाँ पर भयंकर तरीके से लूटपाट करता है और कई प्राचीन मंदिरों को वो नष्ट कर देता है, मूर्तियों को तोड़ता है, लोगों का कत्लेआम करता है और जो भी चीज़ उसको मिलता है उसको अपने साथ उठा करके ले जाता है। मतलब जो भी धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती, जो भी उसको मिले अपने साथ लेकर के चल देता है। मतलब वापस नहीं जाता है मथुरा से। मथुरा में लूटपाट करके मतलब कि मथुरा में लूटपाट कत्लेआम करने के बाद ये आगे बढ़ता है, कहाँ पहुँचता है? कन्नौज। ये सब जो है ना 12वें आक्रमण के तहत ही है। देखो, 12वें आक्रमण में सबसे पहले बुलंदशहर, फिर मथुरा, मथुरा के बाद तीसरा कन्नौज, ये सब 12वें आक्रमण में ही है। तो कन्नौज में आक्रमण करता है। अब कन्नौज, देखो कन्नौज जो कि किसी समय में हर्षवर्धन की राजधानी थी, राजनीति का केंद्र हुआ करता था, और इसी कन्नौज के लिए भारत के 3 राजवंशों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला था। तो ये जो कन्नौज है काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस समय। तो कन्नौज का जो
शासक था ना, उसका नाम था राज्यपाल। तो जैसे ही इसको पता चलता है कि महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, मतलब कि कन्नौज की ओर बढ़ रहा है, तो ये जो है कन्नौज छोड़ करके भाग जाता है। मतलब कि महमूद गजनवी का सामना किए बिना ही पीठ दिखा करके भाग जाता है। अब जो महमूद गजनवी है वो कन्नौज में भयंकर लूटपाट करता है, लोगों को मारता है, लोगों का कत्लेआम करता है और यहाँ से वापस चला जाता है। तो 12वें आक्रमण के तहत 3 स्थानों का नाम याद रखेंगे, बुलंदशहर, मथुरा और कन्नौज। कन्नौज के राजा का नाम पूछा जाता है, राज्यपाल की कौन सा शासक था जो महमूद गजनवी से बिना लड़े भाग गया था, तो राज्यपाल था। आगे बढ़ते हैं 13वां आक्रमण। तो देखो 13वां आक्रमण ये कब हुआ था, 1019-20 में। देखिए क्या था कि जो कन्नौज का शासक था राज्यपाल, अब वो जो है महमूद गजनवी का सामना किए बगैर भाग गया। तो इस चीज से जो दूसरे राजा थे ना वो काफी मतलब आहत होते हैं, ऐसे कैसे पीठ दिखा के भाग गया। तो एक शासक था विद्याधर, जो कि चंदेल शासक था। चंदेल शासक जो कि अपने क्या कहते हैं ग्वालियर आसपास कहीं ये लोग शासन करते थे, जिन्होंने खजुराहों के मंदिरों का निर्माण करवाया था। मतलब कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन करते थे ये लोग, चंदेल शासक। तो चंदेल शासक था जिसका नाम था विद्याधर। ये जो है ना राज्यपाल के इस कायरता भरे काम से बड़ा ही क्रोधित होता है कि भाई तूने ऐसा किया कैसे, मतलब कि अपने दुश्मन से लड़ने के बजाय पीठ दिखा करके भाग गया। तो विद्याधर क्या करता है, राज्यपाल की हत्या कर देता है। मतलब तेरा जीने का कोई मतलब हक नहीं है, तू मर जा, तो उसको मार देता है। अब जब महमूद गजनवी को इस बारे में पता चलता है कि राज्यपाल की हत्या कर दी, तो इसको लगता होगा कि भाई ऐसा कौन सा आदमी है जो ऐसा काम कर रहा है। तो महमूद गजनवी निकल पड़ता है। 1019-20 में यही इसका 13वां आक्रमण था। तो यहाँ पर जो है महमूद गजनवी और विद्याधर के बीच भयंकर युद्ध होता है। अब यहाँ जो है विद्याधर ये महमूद गजनवी को सफल होने नहीं देता है। तो यहाँ पर जो है महमूद गजनवी को सफलता नहीं मिल पाई थी, तो दोनों के बीच जो है संधि हो जाती है। मतलब दोनों जो है एक दूसरे को कड़ी चुनौती देते हैं और महमूद गजनवी को थक हार करके संधि के लिए तैयार होना पड़ता है। तो ध्यान रखना 13वें आक्रमण में संधि हुआ था, विद्याधर चंदेल शासक था। अगला आक्रमण हुआ 1021 में, मतलब कि 14वां आक्रमण। 1021 में जो ग्वालियर है, कालिंजर का किला बड़ा प्रसिद्ध है। तो ग्वालियर और कालिंजर में आक्रमण हुआ, भयंकर लूटपाट हुआ, कत्लेआम भी हुआ। मतलब कि महमूद गजनवी जब भी आक्रमण करता ना तो मंदिरों को नष्ट करता, जो भी लोग उसको मिलते उसको मार काट देता। मतलब कि बिल्कुल उसको कुछ पड़ा ही नहीं था कि कोई कुछ, उस समय कोई रोकने वाला भी तो नहीं था। तो भयंकर कत्लेआम वो करके चल देता था। अगला आक्रमण हुआ मतलब 15वां आक्रमण, जो कि गुजरात में हुआ था 1024 में। कब? 1024 में गुजरात में। कई बार ना अन्निलवाड़ भी लिख दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे अन्निलवाड़ अथवा गुजरात। तो 1024 में हुआ था। इसके बाद अगला आक्रमण है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। जब भी मतलब कि महमूद गजनवी से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना तो उसमें ये चीज़ पूछे जाने की संभावना बहुत बनती है। 16वां आक्रमण जो कि 1025 में हुआ था, बड़ा प्रसिद्ध है। तो एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसको सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। तो इस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और इस मंदिर को नष्ट किया, मूर्तियों को तोड़ा और वहाँ जो हिंदू थे उनका उसने कत्लेआम किया था। तो ये जो मंदिर है सोमनाथ मंदिर, हिंदुओं के लिए काफ़ी मायने रखता था, बहुत बड़ा क्या कहेंगे अपना पवित्र स्थल था ये सोमनाथ का मंदिर। तो इस समय ना जो ये गुजरात में था, मतलब गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, तो गुजरात का शासक कौन था ये पूछा जाता है। तो इस समय गुजरात में चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम वो शासन कर रहे थे शायद, हाँ यहाँ मैंने लिखा भी है। तो इस समय गुजरात का शासक कौन था? चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम, जिसको मूलराज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही इसको पता चला भीम प्रथम को कि जो महमूद गजनवी है वो जो है सोमनाथ की ओर बढ़ रहा है, तो ये क्या करता है, महमूद गजनवी को रोकने के बजाय एक दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहाँ पर सैनिक तैयारियां करना शुरू कर देता है। मतलब कि वो एक वापस जाने का रास्ता होता है। मतलब कि महमूद गजनवी का जिस रास्ते से वो वापस जाएगा उस रास्ते
रास्ते पर जाकर के वो खड़ा हो जाता है, अपना सेना वेना तैयार कर लेता है कि जब महमूद गजनवी वापस आएगा तो उसको यहीं पर हम लोग घेर के मारेंगे, ऐसा इसका प्लान होता है। अब जो महमूद गजनवी है वो आता है सोमनाथ। अब वहाँ उसको रोकने वाला कोई नहीं है, जो शासक है उसका जो सेना है वो तो अलग स्थान पर चले गए हैं, तो महमूद गजनवी के लिए मैदान खाली होता है। हालांकि वहाँ पर सोमनाथ मंदिर में जो पंडित होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है वो महमूद गजनवी को रोकने का प्रयास करती है, उसके सामने खड़ी होती है और जो महमूद गजनवी है वहाँ पर भयंकर कत्लेआम करवा देता है और जो मंदिर है उसको बुरी तरह से लूटता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और कहते हैं कि मंदिर के जो पत्थर हैं, मूर्तियों के जो टुकड़े हैं, उनको अपने साथ वो लेकर के जाता है और कहते हैं कि उन मूर्तियों के टुकड़ों को मंदिर में जो भी पत्थर वत्थर यूज़ किए जाते थे, उन पत्थरों को जो है ना अपने नगर ले जा कर के उसको अपना जो महल है या जो सड़क है वहाँ पर नीचे बिछाया जाता था, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा लूटपाट कर लेता है। अब जब पता चलता है महमूद गजनवी को कि यहाँ का जो शासक है वो रास्ते पे खड़ा है हम लोग को रोकने के लिए, तो महमूद गजनवी सोचता है कि भाई उससे मैं जाऊंगा, लड़ूंगा भिड़ूंगा, फालतू इतना मैंने मेहनत किया, सब मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये चुपचाप खिसक लो, उसमें भलाई है। तो महमूद गजनवी जो है रास्ता बदल लेता है और अलग रास्ते से वो निकल जाता है। अब भीम प्रथम वो वहाँ पर खड़ा है, आएगा महमूद गजनवी तो उसको घेरेंगे, दबोचेंगे, लेकिन सारा चीज़ उसका जो है फ्लॉप हो जाता है। तो महमूद गजनवी जो है दूसरे रास्ते से निकल जाता है और जब वो रास्ते में होता है ना तो जाट तो ये लोग ना लूटपाट करते थे, तो ये लोग महमूद गजनवी को भी लूट लेते हैं, मतलब उसके आक्रमण कर देते होंगे और कुछ सोना चांदी जो है जाट लूट लेते हैं। फिर भी महमूद गजनवी बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के गजनी पहुंचता है। तो ध्यान रखना 16वां आक्रमण अक्सर पूछा जाता है, शासक का नाम याद रखेंगे, सोमनाथ मंदिर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आखिरी आक्रमण 17वां आक्रमण ये हुआ था जाटों के विरुद्ध 1026-27 ईस्वी में। मैंने बताया कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट करके जब वापस जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने महमूद गजनवी को परेशान किया, उसके जो उसका जो मतलब उसके ऊपर आक्रमण किया और थोड़ी लूटपाट भी की। तो महमूद गजनवी बड़ा गुस्सा हो गया कि भाई मैं लूटे रहा हूँ, मेरे को ही लूट रहे हैं। तो महमूद गजनवी ने जाटों को सबक सिखाने के लिए आक्रमण किया, कब 1026-27 में, और ये जो है महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण सिद्ध हुआ। मतलब कि कुछ साल बाद ना महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है, तो जाटों को उसने अच्छी तरह से सबक सिखाया, वापस चल दिया। इसके बाद सन 1030 में महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है। कब? 1030 में। अगर महमूद गजनवी जिंदा रहता ना तो शायद और भी आक्रमण वो करता। तो ये टोटल उसके 17 आक्रमण थे, मतलब हमने पूरे 17 को तो नहीं देखा, जो भी इंपॉर्टेंट थे उनको हम लोगों ने देखा। अक्सर इसी से प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किसका शासन था? जयपाल का शासन था, जो हिंदू शाही राजवंश का था। उस बाद आखिरी वाला भी पूछा जाता है कि आखिरी आक्रमण कब हुआ, किसके विरुद्ध हुआ। 16वां आक्रमण पूछा जाता है जो सोमनाथ वाला है, मथुरा में कब लूटपाट की, कौन पीठ दिखा के भाग गया, किसके साथ संधि हुई। तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। अब देखते हैं महमूद गजनवी के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये जिसको मैंने बता दिया था शुरू में कि महमूद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, कई बार पूछा गया है। अगला, बुत सिकन व गाजी की उपाधि। देखो जो महमूद गजनवी था ना, इसने मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, तो इस कारण से इसको जो है बुत सिकन और गाजी कहा जाता है। बुत सिकन मतलब जो बुत मतलब मूर्तियां, तो मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक भी इसको बोला जाता है। मूर्तियां तोड़ने के कारण मूर्ति भंजक। तो ध्यान रखेंगे बुत सिकन, गाजी और मूर्ति भंजक, ये मूर्ति वगैरह तोड़ने के कारण, कत्लेआम करने के कारण। अगला है दूसरा तुर्क जिसने भारत पर आक्रमण किया। देखो पहला कौन था? सुबुक्तगिन था। ध्यान रखना पहला सुबुक्तगिन था, दूसरा महमूद गजनवी। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी। महमूद गजनवी ने चांदी का सिक्का जारी करवाया था जिसके एक ओर संस्कृत और दूसरी ओर अरबी में लेख खुदा हुआ था। ये लेख है। तो देखो इसने जो है ना एक चांदी का सिक्का जारी करवाया था, अपने नाम से करवाया होगा, मतलब किसी के नाम से भी करवाया हो, चांदी का सिक्का जारी करवाया था। और एक तरफ संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था और दूसरी तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ था। जो मोहम्मद गोरी था ना, जिसने 1191-92 में भारत पर आक्रमण किया था, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी, तो मोहम्मद गोरी ने एक सिक्का जारी किया था जिसमें लक्ष्मी माता का चित्र अंकित था। तो ठीक वैसे ही अपना जो महमूद गजनवी है उसने चांदी का सिक्का जारी करवाया जिसमें संस्कृत
संस्कृत लेख खुदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कुछ हिंदू भी इसके दरबार में उच्च पदों पर भर्ती आसीन थे। तो कौन कौन थे? सेवंत राय और तिलक, ये हिंदू थे और महमूद गजनवी के दरबार में ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे। अगला है, महमूद गजनवी स्वयं निरक्षर था किंतु वह विद्वानों का संरक्षक था। ये पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ आदमी था, लेकिन जो विद्वान हैं, जो कलाकार टाइप के लोग हैं, उनका ये बड़ा सम्मान करता था। ऐसा कहा जाता है कि भारत से ये अपने जो महल बनाने वाले हैं, मंदिर बनाने वाले हैं, मूर्ति बनाने वाले हैं, जो पत्थरों को तराशने वाले हैं, उनको भी अपने साथ बंदी बना करके ले जाता था और उनसे काम करवाया करता था। मतलब उनके कला का ये कद्रदान था, तो ध्यान रखना। तो इसके दरबार में ना बहुत सारे विद्वान भी थे, मतलब शेरो शायरी का भी इसको बड़ा शौक था। तो बहुत सारे विद्वान थे इसके दरबार में, तो थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहला नाम याद रखेंगे, अल बरूनी। अल बरूनी कई बार पूछा गया है, किसके दरबार में था, किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी भारत भी आया था, ध्यान रखेंगे। तो इसने जो है भारत के संदर्भ में एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है तहकीक ए हिंद, अथवा इसको किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अल बरूनी महमूद गजनवी और उसी के साथ ये भारत आया था। अल बरूनी के बारे में कुछ दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। तो ये जो तहकीक ए हिंद है, जो भारत के संदर्भ में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया था। अगला चीज़ याद रखेंगे, इस ग्रंथ से मतलब कि तहकीक ए हिंद से तत्कालीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। राजनैतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन राजनैतिक जीवन से कहीं ज़्यादा भारत के तत्कालीन समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर इस पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब जो अल बरूनी था ना, वो भारत के संदर्भ में लिखना चाहता था। मतलब भारत कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो इन सब चीज़ों को अल बरूनी ने बड़े अच्छी तरीके से अपने पुस्तक में लिखा हुआ है। अगला चीज़ याद रखेंगे कि जो अल बरूनी है ना, ये संस्कृत का विद्वान था। मतलब अल बरूनी बड़ा विद्वान व्यक्ति रहा होगा और उसको जो है भारत की संस्कृति में रुचि रही होगी, यहाँ के भाषाओं में रुचि रही होगी, यहाँ के धर्म में रुचि रही होगी, यहाँ के बारे में उसको जानने में रुचि रही होगी। तो इस कारण से उसने जो है संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और वो क्या चाहता था कि भारत में जो संस्कृत में लिखी गई पुस्तकें हैं ना, उसको वो पढ़ना चाहता था। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जो अल बरूनी है ना, ये पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये चीज़ मतलब कि जब अल बरूनी ने ये इच्छा व्यक्त की कि वो जो है पुराणों का अध्ययन करना चाहता है, भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता है, तो जो हिंदू थे, मतलब कि मैंने बताया कि महमूद गजनवी के दरबार में कुछ हिंदू ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, तो वो थोड़ा सा सकपका गए कि एक मुस्लिम कैसे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को पढ़ सकता है। लेकिन फिर भी इसको जो है पढ़ने का अवसर मिला। मतलब ये भारत की संस्कृति को जानना चाहता था, धर्म को जानना चाहता था, समझना चाहता था कि भारत क्या है। महमूद गजनवी के लिए भारत क्या था? एक ऐसा जगह था जहां अटैक करो, वहां से जो मिले उठाओ भागो। लेकिन अल बरूनी की सोच दूसरी थी। वो भारत को समझना चाहता था, यहाँ के लोगों को जानना चाहता था। तो उसने जो है संस्कृत सीखा, पुराणों का अध्ययन किया और भारत के संदर्भ में, उस समय भारत कैसा था उस संदर्भ में उसने लिखा बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद अगला नाम आता है फिरदौसी। ये जो है ना महमूद गजनवी का दरबारी था और इसने एक ग्रंथ की रचना की थी, शाहनामा, और ये फारसी भाषा में लिखा गया है। तो ये महमूद गजनवी का दरबारी था, ध्यान रखें कि फारसी भाषा में इसने लिखा था। अच्छा, फिरदौसी से रिलेटेड मुझे ना एक बड़ी अच्छी चीज़ याद आई, मतलब थोड़ी सी कॉमेडी टाइप की चीज़। देखिए क्या था कि जो फिरदौसी है ये बड़ा अच्छा शायर था। तो ये जो है ना महमूद गजनवी को अपने शेर वगैरह सुनाता है। तो महमूद गजनवी इसको ऑफर देता है कि तुम जो है ना ऐसे शेरों का अपना एक ना संकलन बनाओ, मतलब कि लिखो, एक पुस्तक लिखो, इस टाइप से बोलता है महमूद गजनवी, और तुम्हारे एक शेर के ऊपर मैं तुमको एक सोने का सिक्का दूंगा। तो अब जो है ना फिरदौसी भी खुश हो जाता है। तो अब ये लिखता है, शाहनामा तैयार करता है और लगभग 8000 शेरों का एक पुस्तक, मतलब कि ये जो शाहनामा है ना, इसमें टोटल 8000 शेर हैं। तो ये महमूद गजनवी को समर्पित करता है कि सुल्तान, मैंने जो है अपना शाहनामा पूरा किया, इसमें टोटल 8000 शेर हैं। तो अब वो याद दिलाता है कि आपने वचन दिया था कि आप मुझको जो है एक शेर के एक सोने के सिक्के दोगे। अब यहाँ पर जो महमूद
महमूद गजनवी है उसका जो लालचपना है, धन को लेकर के जो उसका लोभ है, वो चीज़ उसका देखने को मिलता है। वो क्या करता है, फिरदौसी को सोने के सिक्के देने से मना कर देता है और कहा जाता है कि बाद में उसने चांदी के सिक्के भिजवाए, 8,000 चांदी के सिक्के, लेकिन फिरदौसी ने उसको लेने से मना कर दिया। मतलब कि जो सुल्तान जो मतलब बड़ा बड़ा वादा कर रहा है कि मैं सुल्तान हूँ, मैं खुदा हूँ, इस टाइप से, और वो इस टाइप से मतलब एक तरह से धोखा दे रहा है, अपना जो वचन है उस पर वो अडिग नहीं है। ये चीज़ बयां करता है कि वो धन का कितना लोभी था, कितना लालची था, अपना पैसा छोड़ने को तैयार नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें हालांकि आपको कहीं परीक्षा में पूछेगा नहीं। इसके बाद अगला नाम याद रखेंगे उतबी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी महमूद गजनवी का दरबारी था। तो इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी और किताब उल यामिनी। अच्छा, ये जो यामिनी है ना, महमूद गजनवी की उपाधि भी है यामीन उद दौला, यामीन उद अल्लाह। तो ये जो यामिनी है ना, ये महमूद गजनवी का जो वंश था, इसको यामिनी वंश भी कहा जाता है, ध्यान रखना, यामिनी वंश ये इन्हीं का वंश था, महमूद गजनवी का वंश। आगे बढ़ते हैं, एक नाम याद रखेंगे बैहाकी। बैहाकी जिसने तारीख ए सुबुक्तगिन की रचना की थी। बैहाकी तारीख ए सुबुक्तगिन, ध्यान रखना, तारीख ए सुबुक्तगिन बैहाकी द्वारा लिखा गया था। तो हाँ, इतना ही है। तो ये महमूद गजनवी के संदर्भ में ये सारा कुछ आप लोग याद रखेंगे। लास्ट में जो मैंने बताया ना, ये जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आक्रमणों के संदर्भ में तो पूछा ही जाता है। तो आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कहीं भी कोई डाउट हो, मतलब कि आपको लगता हो कि मैंने कहीं पर कोई गलत जानकारी दी है या फिर कोई चीज़ छूट गया हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।